यहां पे आता है जीनों की विशेषताएं। ये अनुवांशिक पदार्थों की इकाइयां हैं जिनमें द्विगुणन की क्षमता होती है। द्विगुणन की क्षमता मतलब अपना कॉपी बनाता है, द्विगुणन मतलब अपना को दुगना कर लेता है, कॉपी बना लेता है। ये पुनर्योजन की इकाइयां हैं और क्रॉसिंग ओवर क्रिया में भाग ले सकती हैं। मतलब ये जब पुनर्योजन दोबारा जो बनता है उसमें भी भाग लेता है। जीन उत्परिवर्तित होकर विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। उत्परिवर्तन से जीन में संग्रहित सूचनाएं बदल जाती है। उत्परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? देखो, जीन का मतलब क्या हुआ? जीन आपको टोटल सूचना को ग्रहण करता है, ले जाता है। अब सोचो, अब मान लो घर बनवा रहे हो एक नया, और ड्राइंग में था कुछ ऐसे। अब सोचो वो घर का नक्शा कब बिगड़ेगा? अगर हल्का भी सा भी ड्राइंग हिल गया हो, नहीं हो जाएगा? तनको ड्राइंग में अगर चेंजिंग हुआ तो जैसन घर बनना चाहिए तो वैसन बना। मिस्त्री अगर ईंटा जोड़ता है, अगर थोड़ा सा भी एगो ईंटा टेढ़ ले लिया तो सब उसी पर चला नहीं जाएगा। तो वही परिवर्तन आता है शरीर में भी। अगर जीन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया तो तुरंत क्या उत्पन्न हो जाएगा? उसमें विभिन्नता। वो लगेगा ही नहीं कि हमारे जनरेशन का है। अगर देखा जाएगा मनुष्य का जो प्रजाति है वो बंदर से मिलता है। अब बोलोगे कि बंदर से मिलता है तो हम लोग बंदर की भांति क्यों नहीं दिखते हैं? हम लोगों में इतना विभिन्नता आ गया है कि हम लोग अपने से दूसरा मानने लगे। एकदम बंदर दूसरा हो गया और हम लोग क्या हो जाएंगे? अलग बन गए। इतना विभिन्नता आ गया है, इतना चेंजिंग आ गया है दोनों में। तो इसी को कहा जाता है विभिन्नता। तो जीनों की विशेषताएं क्या हैं? तो ये द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें उत्परिवर्तित होकर के विभिन्नता उत्पन्न करती है, और क्रॉसिंग एरिया ओवर में, क्रॉसिंग ओवर क्रिया में क्या कर लेती हैं? ये भाग लेती हैं। अब विभिन्न जीवधारियों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की सारणी। अगर मच्छर होगा तो मच्छर में कौ गो गुणसूत्र होता है? 6 गो। गुणसूत्रों की संख्या 6 गो। गेहूं में कौ गो होता है? 42 गो गुणसूत्र होता है। इसीलिए अब देखो, इसके बाद घरेलू गेहूं, गेहूं आटा, आटा खाते, रोटी खाते हो ना, उसी में घरेलू माछी जो होती है मौखी, उसमें 12। खरगोश में 44 गुणसूत्र होता है टोटल। मटर का पौधा में 14 गो। मनुष्य में 46 गो। प्याज में 16 गो। आलू में 48 गो। मकया में 20 गो। चिंपैंजी 48। टमाटर में 24। तंबाकू में 48। मेढक में 26। घोड़ा में होता है 66। कुत्ता में 78। नींबू में 18 नहीं तो 36। बिल्ली में 38। चूहा में 40। चेरी वृक्ष होता है उसमें 32 गो। और कबूतर में ये गुणसूत्रों की संख्या है जो भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। सब कोई में बराबर गुणसूत्र नहीं होता है। जो भी अपने जैसा इकाई बना रहा है समझ लो उसमें गुणसूत्र है ही, पूरा गुणसूत्र है ही। ये अलग अलग है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला आता है लिंग निर्धारण, कि ये मेल फीमेल कब बनता है। हम जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कौ गुण होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र में 22 जो जोड़ा गुणसूत्र होता है एक समान होता है, यानी कि एक सेक्स या अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। शेष एक जोड़ी गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र में 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होता है जिसे एक सेक्स और अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र भी समान होता है लेकिन वह लिंग गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र ही बच्चों में लिंग निर्धारण करते हैं कि वो होने वाला संतान जो होगा वो लड़का होगा कि लड़की। जैसे अगर शुक्राणु देखा जाएगा, 22 जोड़ा जो होता है वेस्ट है, 22 जोड़ा जो है बेकार है, वेस्ट है। और 23वां जोड़ा जो है वही निर्धारित करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल। तो ये शुक्राणु होता है। नर में जो पाया जाता है वो शुक्राणु होता है और ये मादा में जो पाया जाता है वो अंडाणु होता है। अब यहां से निकलते हैं तो अगर देखो इधर से भी एक्स मिला और इधर से भी
एक्स मिला, एक्स एक्स मिला तो क्या बन गया ये लड़की, क्या बन गया लड़की। अगर इधर से वाई मिल गया और इधर से एक्स मिल गया तो एक्स वाई हो गया ना, तो एक्स वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये लड़का। इधर से एक्स मिला और इधर से भी एक्स मिला तो क्या हो जाएगी ये लड़की, और इधर से वाई मिला और इधर से एक्स मिला तो क्या हो जाएगा ये लड़का। अगर पिता के पक्ष से एक्स गुणसूत्र और माता के पक्ष से एक्स मिलते हैं तो होने वाली संतान लड़की होगी, लेकिन यदि पिता के पक्ष से वाई गुणसूत्र और माता के पक्ष से एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो होने वाला संतान क्या होगा लड़का होगा। ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि क्या मिला। इसका जो कंट्रोल दिए भगवान जी है मनुष्य के हाथ में नहीं दिए, नहीं तो वो एकदम मर्जी से अपना वो लड़का नहीं तो लड़की उत्पन्न कर लेता बिल्कुल ही। तो ये बिल्कुल ही 50% का चांस है। उपयुक्त दोनों स्थितियों में आधे आधे का अवसर है। अतः यह मात्र संयोग की बात है कि पैदा होने वाले बच्चे का लिंग नर होगा या मादा, ये संयोग का बात है, ये इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो चलो बताओ मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण है वो पिता के माध्यम से होता है कि माता के माध्यम से? पिता के माध्यम से होता है। और पिता के माध्यम से होता है यानी कि शुक्राणु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? शुक्राणु के। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि जो लिंग निर्धारण होता है वो शुक्राणु के माध्यम से होता है कि अंडाणु के माध्यम से? शुक्राणु के माध्यम से, क्योंकि अंडाणु में तो एक्स एक्स रहता है और इसमें एक्स वाई रहता है, तो वेरिएशन जो उत्पन्न करता है वाई करता है। अगर ये भी एक्स रहता तो ये हमेशा लड़की ही होता हो। तो ये शुक्राणु के माध्यम से होता है यानी कि अंडाणु के माध्यम से नहीं। तो मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है शुक्राणु के माध्यम से होता है, अंडाणु से नहीं। पक्षियों और तितलियों में नर में भी एक्स एक्स और मादा में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः पक्षियों और तितलियों में जो निर्धारण होगा, लिंग निर्धारण होगा, वो अंडाणु के माध्यम से होता है, शुक्राणु के माध्यम से। ये पक्षियों में और तितलियों में उल्टा हो जाता है। आदमी में पिता के माध्यम से और पक्षियों और तितलियों में माता के माध्यम से लिंग का निर्धारण होता। छिपकलियों और मगरमच्छों में तापमान ही लिंग निर्धारण करता है, टेम्परेचर। वो कैसे टेम्परेचर में जाकर मिलता है? कम तापमान हो तो मादाएं उत्पन्न होगी और उच्च तापमान हो तो नर उत्पन्न होंगे। और अगर 28 से 33 डिग्री हुआ तो समान संख्या में नर और मादा उत्पन्न होंगे। पक्षियों और तितलियों में अंडाणु के माध्यम से, आदमी में शुक्राणु के माध्यम से, और छिपकलियों और मगरमच्छों में टेम्परेचर। यानी कि अगर ये जो छिपकली होती है चाहे मगरमच्छ होते हैं, गर्मी के दिन में नर उत्पन्न करते हैं और ठंडा के दिन में मादा, क्योंकि ठंडा के दिन में तापमान जो होता है क्या हो जाता है कम। मक्के में नर और मादा का लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग जीन होते हैं। समुद्री घोंघे यदि अकेले हो तो मादा बन जाते हैं, परंतु मादा के साथ हो तो नर बन जाते हैं। और क्लोमाइडनस में लिंग निर्धारण जीन पाया जाता है। ये सब है जो कुछ पॉइंट है इसमें से। इसके बाद में आता है अब, अच्छा बताओ विभिन्नता का उत्पन्न होना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। विभिन्नता का उत्पन्न होना क्या है? सही है। क्यों सही है? ये कारण क्या है? अगर सोचो, मान लो कि आजकल का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या घट रहेगा। जनसंख्या भी उसी रेशियो से क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो जी कैसे रहा है आदमी? ये विभिन्नता उत्पन्न हुआ है। विभिन्नता उत्पन्न हुआ है। आप एक दिन बिना मतलब के खाओ पियो मत, तुम लगोगे कि ना हम नहीं खाएंगे, लेकिन जब भूखता है आदमी तो दिन तो बिना खैले रह जाता है ना। कुछ तो वेरिएशन उत्पन्न होता होगा, कुछ तो दिक्कत होता होगा। तो वो विभिन्नता उत्पन्न होना बिल्कुल ही क्या है? सही है। अगर विभिन्नता उत्पन्न ना होगा, मान लो कि अब बच्चा है, अब सुने होंगे कि कोई कोई बच्चा जन्म लेते ही उसको आईसीयू में डाला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आईसीयू में आखिर क्या होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि माँ के जब गर्भ में रहता है तो माँ का गर्भ भी उसका आईसीयू का काम करता है, पल रहा है वहां पर, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो इस टेम्परेचर को झेल ही नहीं पा रहा है वो। जब झेल नहीं पा रहा है तब फिर से उसको ले जाकर डाला जाता है वैसे ही वातावरण में। तो गर्भ में तो जा नहीं सकता है दोबारा वो, तो इसीलिए उसको कृत्रिम रूप से कुछ बनाया गया है जिसको आईसीयू एनएससीयू कुछ कहा जाता है। उसमें बच्चे को वैसे ही रखा जाता है जैसे वो रहता है और उसी में रहता है। धीरे 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 उसको टेम्परेचर से क्या किया जाता है? वो भेंट कराया जाता है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हटा करके बाहर दिया जाता है,
झेलना जब शुरू कर देगा, 2 4 10 दिन 8 दिन रखा जाता है, जब झेलना शुरू कर देता है तब फिर उसको भेज दिया जाता है कि जाइए अब वही सही हो जाएगा। अगर उस समय उसको ना किया जाएगा ऐसा तो तुरंत मर जाएगा वो, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाया, झेल नहीं पाया। अचानक विभिन्नता उत्पन्न हुआ, विभिन्नता, आप घर में हैं, घर में बहुत कम ठंडा लग रहा है, जैसे ही बाहर गए स्वेटर वेटर नहीं लिए हैं तो आदमी गिर नहीं जाएगा वहां से, तो विभिन्नता उसमें उत्पन्न नहीं हुआ, झेलने का शक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। अब नहाते वहाते हैं तो आप जितना टेम्परेचर शरीर का रहता है, जैसे पानी गिरता है ठंडा लगता है कि नहीं लगता है, अगर अब में विभिन्नता नहीं उत्पन्न हुआ, ठंड सहने का शक्ति नहीं है, तो आप मुझे बेहोश हो जाइएगा, ना हो जाएगा ऐसा ना। ऐसे आदमी देखे होंगे ठंडा के दिन में 8 दिन 18 दिन 88 दिन नहीं नहाता है। हाँ, हम आप लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रोज नहाने वाले खाली एक दिख रहे हैं, विकास जी जी, हाँ रोज नहीं नहाता है, इसलिए तो कहें। तो विभिन्नता उत्पन्न होने से स्पीशीज किस प्रकार बढ़ जाता है, विभिन्नता के रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार का लाभ मिलता है। जैसे जीवाणु जो तीव्र उष्मा को सह कर सकते हैं, अति उष्ण दशाओं में भी जीवित रह जाते हैं। इसके विपरीत जिनमें ऐसी क्षमताएं नहीं होती हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्नता के कारण स्पीशीज का अस्तित्व क्या रहता है, कायम रहता है। अब देखो आजकल एक सबसे बढ़िया विभिन्नता का उदाहरण ले लेते हैं पक्षियों को, गौरैया, चिड़िया, कौआ, मैना। अब लगभग आप लोग नहीं देखे होंगे इन लोगों को, फिलहाल में देखे हैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा बताओ, ये खत्म हो गया सब। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि पहले इतना टावर वगैरह नहीं था, तो ये सब रेडिएशन वगैरह कम था, तो झेल जा रहा था। लेकिन अभी इतना बढ़ गया, उन लोगों में उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, विभिन्नता, उन लोगों में विभिन्नता नहीं आया। अच्छा, विभिन्नता नहीं आया तो क्या कर गया, सब मर गया। अगर वही विभिन्नता उत्पन्न हो जाता तो अभी भी उड़ता। तो अगर विभिन्नता ना उत्पन्न हो तो समझ लो कि आदमी झेल नहीं पाएगा। आप सोचे सुने होंगे कि ठंडा में ये बूढ़े मर गए, चाहे ठंड गर्मी में ये झेल नहीं पाए, अब की बार के गर्मी ना पार करी तो अब की बार के ठंडा ना पार करी कहता है ना आदमी। इसका मतलब है विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगा उसमें। अब विभिन्नता बेचारे में उत्पन्न नहीं हुआ तो बुनिया पूरी बटेगा। तो ये दिक्कत होता। विभिन्नता उत्पन्न होना सही है कि गलत है? अब जैसे विकास में देखो, ठंडा के दिन में, गर्मी के दिन में तो 4 बार नहाते हैं, और ठंडा के दिन में क्या करते हैं, कम से कम 1 बार नहाइए लेते हैं। तो इसका मतलब उनको ठंडा के दिन में विभिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं शरीर में, ठंडा सहने का नहीं होता ऐसा। गर्मी के दिन में 4 बार नहाते हैं दूध अच्छा, 2 वाली सुबह 2 वाली शाम के ना, देखो कहे नहीं थे अरे तो 2 वाली कौची के कह रहा है, 2 बाल्टी पनिया ना गिरा लेता होती घरी। हम सोचे ना, हम अमीर जब हो जाएंगे ना, खूब ठंडा में नहाने के लिए वो आदमी रखेंगे, बदले में नहा लेगा ना, ऐसा ना वो करेगा एकदम, जब पूरा ठंडा पड़ेगा ना तभी नहाओ, नहाओ जाके नहाओ आराम से। देखो मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधे के 2 विकल्पी जोड़ा का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधे और झुरीदार बीजों वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। सुनो चुपचाप। प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीजों का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। हम उसे बताए थे ना कि एक लंबा लिया गया था पौधा और एक छोटा लिया गया था, एक झुरीदार बीज लिया गया था और एक गोल बीज लिया गया था। तो जो चीज आपको अगले जनरेशन में प्रकट हो जाएगा प्रभावी, और जो नहीं प्रकट हुआ वो अप्रभावी। दूसरे पीढ़ी में कुछ नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ लंबे परंतु झुरीदार बीज वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीजों वाले हैं।
ऊपर के एक और दो दशाओं से निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुरीदार होना परस्पर स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या किए थे, जब ऐसा कुछ कराए तो पहला बार संकरण में कुछ एक ही टाइप का आया, जब दूसरा बार संकरण हुआ तो 3-4 टाइप का आ गया। तो इससे पता चला कि ये स्वतंत्र होते हैं, अपने से ये लक्षण उत्पन्न करते रहते हैं। अगला आता है प्रश्न, मेंडल के प्रयोग से लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी कैसे होते हैं। तो आपको पता ही ऐसा एक डायग्राम बना था कि इधर से टी लिया और इधर से भी बड़ा टी लिया, इधर से एक बड़ा टी लिया और इधर से एक छोटा टी लिया, इधर से बड़ा टी लिया और इधर से छोटा टी लिया, इधर से छोटा टी लिया और इधर से छोटा टी लिया। जब ऐसा कुछ होता है तो यहां पर ये देखो संकर बौना पौधा, जब ये यहां पे आया तो लंबा पौधा मिला था, बौना पौधा मिला था और ये बौना पौधा मिला था। तो इस तरह से जब लिया गया तो शुरू में ये तो बौना लिया गया है, अब बाद में जो मिला था वो लंबा भी मिला था, बौना भी मिला था, सब मिला था ना। तो इसी से पता चलता है कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं। और बस इतना जान लो कि जो लक्षण दिख गया प्रभावी और जो नहीं दिखा वो अप्रभावी, उस वहां से खत्म होता। अब आता है जैव विकास, पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं। जीवधारियों के रचना और व्यवहार में होने वाले मंद और अनुत्क्रमणीय और लगातार परिवर्तनों का वह जटिल प्रक्रम जो लाखों वर्षों तक चलता रहता है जैव विकास कहलाता है। अच्छा, आजकल के बच्चे तेज आते हैं कि पहले के बच्चे बहुत तेज थे? आजकल के बच्चे बहुत एकदम 5G स्पीड वाले हैं। छोटा छोटा बच्चा, हमको अभी पबजी खेलने नहीं आता है और अभी 6 क्लास का बुलवा देंगे ना, वो एकदम जबरदस्त खेल रहा है, पिटाई ही नहीं रहा है, कितना को पीट दिया। नहीं, ये नहीं खेलता होगा। मतलब एक बात बताओ, तू कोई मान लो कि जहर पीने वाला है, तो करो जहर पिएगा? तो वो सही ना है, तू काहे खेला? तू पबजी खेलेगा? हैं? ऊ नहीं खेला, ऊ नहीं खेली, अब तू खेलेगा? बैठ। के दिया था? तो तुम्हारे मोबाइल में पबजी था? विकास के था, है ना? बहुलक के सूत्र बता देगा तो तेरा के छोड़ देंगे। तेरा मोबाइल था? मोबाइल के कर था? इंटरनेट के कर था? तो मोबाइल लेके सबको आदत लगाएगा पबजी खेलने का? कौन डाउनलोड किया था? मोबाइल लाओ तो दूसरा के मत दो। अब मान लो तुम्हारा गाड़ी है और दूसर को लेके चला के अपन को हाथ तुर लिया, तो दोस्त केकर है? तू काहे दिया? सबको यही ना कहेगा कि तू काहे दिया, हैं? जाओ, तो हर खातिर कहो तो नहीं। हाँ, ये जो
चेंज होने का क्रिया है। अच्छा, आप लोग दादा से चाहे कोई होंगे बूढ़े, उनसे पूछना कि आप लोग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाने के लिए क्या करते थे, तो वो बोलेंगे पैदल जाते थे। सुन के हंसी आता है कि नहीं आता है? अजीब लगता है कि नहीं लगता है कि देखा नहीं पैदल जाते रहन। आजकल सासाराम में पोस्ट ऑफिस से धर्मशाला पे जाने के लिए ऑटो पकड़ता है आदमी, पकड़ता है ना, उसको उतना दूर पैदल नहीं जाना है। यहां से ऊपर कुछ काम रहता है तो फोन करता है, उतना दूर भी नहीं जा सकता है वो, होता है नहीं सन? लिफ्ट तो जाना पड़ेगा ना, फोन करता है आदमी। अब सोचो, पहले सब कुछ लिखित में आता था, अब आदमी फोटो खींच लेता है बस, हाँ 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 काले के बाद फोटो हो गया। तो परिवर्तन आया कि नहीं आया? अब एकरो से फास्ट युग आएगा, एकरो से फास्ट युग आएगा ये। अभी हम लोग, अभी तो बुलेट ट्रेन चल रहा है ना, उसमें बुलेट जैसा आदमी चलेगा बंदूक की तरह। वो देखे होंगे ना, नारायण नारायण करके प्रकट हो जाते थे, एगो का पता ऐसा हो जाए कि बस ऐसा से लुप्त होके घरे नारायण नारायण कह के घरे प्रकट हो गए। नहीं हो जाएगा ऐसा, ने ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार नहीं है मतलब, क्योंकि अच्छा अब एक बात बताओ, फोन कोई सोचा था कि फोन पे बात हो जाएगा? कोई सोचा था कि वीडियो वगैरह चलेगा कभी? बहुत कुछ आदमी नहीं सोचा था, हुआ कि नहीं हुआ? कोई सोचा था कि चांद पे पहुंचेंगे हम लोग, मंगल ग्रह पे पहुंचेंगे, आसमान में लोहा उड़ाएंगे? उस समय भी यही कहा जाएगा, ये हो नहीं, हो रहा है। जो हो नहीं सकता है वो हो रहा है। 200 300 400 1000 आदमी को लेकर के जहाज उड़ जाता है, तो ये हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो रहा है। ये परिवर्तन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? परिवर्तन के कारण हुआ। ये पॉसिबल है, रिसर्च हो रहा होगा। अभी एक बात और रिसर्च हो रहा है, देखो क्या, जैसे हम लोग ऑफलाइन जो बतियाते हैं ना, जिस अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो खैर अगर सिस्टम लगा है तो ये सब सेव हो जाएगा। अगर सिस्टम नहीं लगा होगा तब कहाँ जाता होगा वो? आपको पता है कि ऊर्जा का ना ह्रास होता है ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो हम लोग का जो ध्वनि ऊर्जा है, इसको भी मैच करने का कोई मशीन बन रहा है कि अगर हम कुछ बोले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो कहीं तो गया होगा वो, कहीं तो जाके सेव होगा, कहीं तो जाके रुका हुआ होगा, उसको खोजा जाएगा कि क्या बोला था। फोन पे जो बात होता है क्यों चीज होता है? रेडिएशन से दिखता है, कोई तो हो, कुछ तो है जो उठा के हम लोग आवाज को वहां से यहां पहुंचा देता है। आदमी अमेरिका से बात कर लेता है, यही जा कुछ तो है जो उठा के ला रहा है जैसे आवाज, तो वैसे ही कुछ तो होगा जो स्टोर करके उसको कोड कर लेगा कि क्या आदमी बोला है। तो ये परिवर्तन होगा। ये इसी परिवर्तन को, मंद परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जैव विकास। कभी कभी जैव विकास इतना ज्यादा हो जाता है ना कि हम लोगों का पीढ़ी ही बदल जाता है, जनरेशन ही क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जैव विकास जीवधारियों में पाई जाने वाली गुणसूत्र, डीएनए और जीन में परिवर्तन के पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। हम जानते हैं कि जीवधारी लैंगिक जनन द्वारा अपनी आबादी को कायम रखते हैं। लैंगिक जनन के माध्यम से ही अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवन के संगठन में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। जटिलताएं एक लंबी अवधि के बाद इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कोई जीवधारी अपने पूर्वजों से बहुत भिन्न हो जाते हैं। अतः इस तरह से एक नए जीव की जाति का उत्पत्ति होता। ये समझ में आ गया पॉइंट क्या कर रहा है? कि इतना परिवर्तन हो जाएगा। अब मान लो किसी को कि तू बंदर से बना है, तो मानेगा कब? वो कहेगा कि ना हम तो ना बने हैं, तू बना होगा, हम तो ना बने। खैर सही तो यही है कि बना है बंदरे से, लेकिन इतना परिवर्तन हो गया है कि बंदर भी हम लोग को देख के भाग जाता होगा, नहीं भाग जाता है। इतना परिवर्तन हो गया, पूंछ खत्म हो गया, नाखून खत्म हो गया, शरीर पर से बाल खत्म हो गया। अब देखोगे आदिवासी लोगों का अभी भी देखो बाल वगैरह अवशेष है, सब ये सब अवशेष है, नाखून अभी भी बढ़ता है, तो ये सब अवशेष रह गया है।
तो इतना विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है कि क्या होता है, नए जाति का उत्पत्ति होता है। आगे जीवाश्म विज्ञान किसको कहा जाता है? आप सुने होंगे जैसे अभी राम सेतु का आयु पता लगाया गया था कि कितना साल पुराना है, लगभग 7000 साल पुराना आ रहा है वो पत्थर जो है। आखिर वो कौन 7000 साल पहले था का कोनो कि देखा होगा ओकरा के? उसके गुण का अध्ययन किया जाता है, वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जिस विज्ञान में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म क्या है? हाँ, बहुत नीचे दब गया है, अभी भी है, बहुत नीचे दब गया है। लंका का भी अवशेष मिला है, कुछ कुछ महाभारत का भी अवशेष मिला है, पुराना पुराना। अभी देखो अशोक का शिलालेख मिलता है, अभी अशोक का शिलालेख मिलता है, तो ये सब कहीं ना कहीं मिल जाता है। वो बहुत नीचे दब गया है। जैसे अब देखो आप लोग अपने मोहल्ला में देख लेना, जिसका पहले घर बना होगा उसका घर बना नीचे हो गया है, हो गया है। और जो नया बना है आज से 50 साल बाद देखना ये भी घर बना नीचे लगेगा, क्योंकि आने वाला क्या करेगा, इससे भी ऊंचा बनाएगा। चाहे तुम कहीं गांव देहात में चले जाओ, जो सबसे पुराना घर होगा सबसे नीचे होगा। वैसे ही इनका हुआ है, नीचे दबते दबते। वो आज कहता है नहीं, 2-4-10 साल 20 साल में तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जाता है। अभी ये इधर का जो घर है इधर कितना साल पुराना है, 10-12 साल पुराना है। 10-12 साल 15 साल पुराने में वो इतना नीचे चल गया। अब सोचो वो 2000 साल बाद का होगा ओकर हाल। ना समझ में आया? ये का ये जन्म भर तो चलेगा नहीं, 60-70-80 वर्ष के बाद भी खुद टूटने लगता है। सीमेंट का एक एज होता है, तो टूटेगा तो क्या करेगा, फिर से कोड़ के थोड़ा ना बनाएगा, यही पे बना देगा आदमी, दब जाएगा नीचे ये। तो हाँ, कभी खनन होगा तो कुछ अवशेष मिलेगा, उसी अवशेष का क्या कहा जाता है, बुझा गया? अब देखो एक और था, डायनासोर मिले थे ना भारत में, नहीं दुनिया में डायनासोर आए थे, लेकिन आज डायनासोर एको नहीं है। तो कैसे पता चला कि आए थे? कहीं खनन हुआ, खनन हुआ तो वही में क्या हुआ था ना, जैसे कि अचानक भूकंप आया, घर और गिर गया, वही में आदमी क्या हो गया, वो दब गया। जब दब गया वो सही, तो छाप मिला, उसी छाप से पता लगा कि क्या होगा। फिर वहां से कुछ उसका विधि होता है, जैसे रेडियो सक्रिय घड़ी का प्रयोग, रेडियो सक्रिय कार्बन विधि, पोटेशियम आर्गिन विधि। इस विधि द्वारा जीवाश्मों का क्या ज्ञात किया जाता है, आयु ज्ञात किया जाता है कि कितना साल पुराना हो सकता। अब वहां से वो निकाला जाता है कि ये लगता है 4000 साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना, अनुमान लगाया जाता है। अब धरती का समय पढ़ोगे तो सबसे पहला जीव जो होता पानी में उत्पन्न हुआ था, तो उस समय तो कोई था नहीं कि जो देखा होगा कि पानी में उत्पन्न हुआ है। तो कैसे पता लगा? जीवाश्म से कुछ पता लगाया गया, पहले का मिट्टी का पता लगाया गया। तो ये सब को क्या कहा जाता है, जीवाश्म। भूतकालीन जंतुओं एवं पौधों के कठोर अंगों की छाप, उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों या उनके बीच दबे हुए पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म। अभी झारखंड में कोयला मिलता है ना, आपको लोगों को क्या लगता होगा कोयला कहां से आया? वो लकड़ी से बना है, जीव जंतु से बना है। हुआ क्या है, एक बार बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ था। वो कोयला करीब कहा जाता है 5000 साल पुराना है, सब 5000-8000 साल बरस पुराना है। वो सब एक दिन में नहीं बना है। वो क्या हुआ था, 2 प्रकार का टर्शियरी मिलता है, वो गोंडवाना समूह का कोयला मिलता है। एक बार क्या हुआ कि पूरा उथल पुथल हुआ, दब गया नीचे, और दब गया तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके कारण वो सड़ा नहीं, वैसे ही रह गया। तो उसका रूप में परिवर्तित हो गया, कुछ कोयला बन गया, कुछ पेट्रोलियम बन गया, कुछ चांदी सोना से कुछ कुछ क्या बन गया, वो सब रूप में परिवर्तन कर लिया। इसी चीज को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित एक वैज्ञानिक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। तो एडियास वैगनर नामक वैज्ञानिक ने 1861 ईस्वी में जर्मनी में बवेरिया नामक स्थान पर खुदाई के समय एक विचित्र पक्षी का जीवाश्म पाया, जिसमें कुछ पक्षी के तथा कुछ सरीसृप के अंग मौजूद थे। इसका नामकरण उन्होंने ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया रखा। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षी का विकास सरीसृप नामक जीवों से हुआ है।
उसमें एक मिला था, उन लोगों को जीवाश्म मिला था जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, ऑर्कियोप्टेरिक्स। इस पक्षी से मिलते जुलते अंग क्या मिले थे उसमें, धारा रेखीय शरीर मिला था उनको, शरीर पर पंख जैसा मिला था, दोनों जबड़ों का चोंच में परिवर्तन रूपांतरण। जो जबड़ा था, जबड़ा किसको कहा जाता है, हम लोग का चोंच नहीं है, जबड़ा है। जबड़ा किसको कहा जाता है, ऊपर भी दांत हो नीचे भी दांत हो, जैसे गाय भैंस हो गई, ये सबका जबड़ा होता है। दांत हम लोग का ऐसा लगा हुआ है ना। चोंच किसको कहा जाएगा, नुकीला हो जाएगा, ये नुकीला हो जाएगा। तो जबड़ों का चोंच में रूपांतरण, अगली टांगों को डायनों में रूपांतरण हो गया। सरीसृप के लक्षण क्या होता है, लंबी पूंछ की उपस्थिति, जितना भी जानवर है पूंछ वाला सरीसृप श्रेणी में आता है। जबड़ों में समान आकार के दांतों का पाया जाना, बिल्कुल बराबर आकार का दांत पाया जाता है ना, कुत्ता हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सब घोड़ा हो गया, ये सब में एकदम बराबर दांत होता है सब में। अब पूरा बराबर नहीं, लगभग बराबर होता है ना। हाथ की हड्डियों तथा पंजों की उंगलियों की बनावट सरीसृप की उंगलियों की तरह, और पूंछ में कशेरुकी के पाया जाना। भैंस उसका पूंछ देखा है, कभी छुआ है कि नहीं छुआ है, उसमें देखे होगे ना, तो उसमें हड्डी रहता है, और नीचवा जो रहता है वो नीचवा हड्डी नहीं रहता, सबसे नीचवा वो घूम जाता है, बाल वगैरह रहता है, उस बाल के ऊपर थोड़ा सा घूम जाता है, उसको घुमाना तो घूम जाएगा, और ऊपर हड्डी होता है। होता क्या है देखो, हम लोगों में भी हड्डी है ना, ये हड्डियां उन लोगों में क्या होता है, भैंसियन में ऊपर देखोगे तो ऊपर एक हड्डी रहता है, और नहीं होगा तो गाय भैंस होगा, उसके जा करके ऊपर से इसे शरीर में स्पर्श करना, ऐसे हड्डियां निकलते हुए यहाँ पे जहां पे अंत करता है वहीं से पूंछिया निकलता है। तो पूंछिया क्या हुआ, वही हड्डियां अवशेष के रूप में इधर आ गया है। आदमी में क्या हुआ है, यहां पर जाकर के खत्म हो गया है, यहां पर जाकर के वो खत्म हो गया। कुत्ता हुआ, बिल्ली हो गई, ये सब में वैसे ही निकल करके बहरी आ गया है। तो पूंछ में कशेरुकी उसी को पाया जाता है, हम लोगों में भी कशेरुकी पाया जाता है, लेकिन पूंछिया खत्म होने के बाद वहां से बिल्कुल ही हम लोग अलग बन गए, तो उसी चीज को कहा जाता है। ये इस तरह से मिला था। घोड़े के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो घोड़े के विकास के बारे में सबसे पहले अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम ऑथनिल सी मार्स ने बताया था। 1879 ईस्वी में एक ऐसे जीवाश्म का पता लगाया जो घोड़े से मिलता जुलता था, उन्होंने इसका नामकरण इहो हिपस रखा। घोड़ा का प्रथम जीवाश्म की प्राप्ति उत्तरी अमेरिका में हुआ था। सबसे पहले जो घोड़ा का मिला था ये सब, ये अब सुने होंगे, सिकंदर के नाम सुना होंगे, सिकंदर बहुत पहले आया था, वो शुरुआती था राजा, वो शुरुआती में सबसे पहले वो सब था। तो ये लोगों का कोनो उस समय कैमरा वैमरा नहीं था कि फोटो तो मिला, इमेजिन किया गया है, कुछ पता लगाया गया कि ऐसा हुआ था, ऐसा ये युद्ध पूरा तरह से किया था जगह जगह। अरे अब सोचो, आप लोग रामायण देखे हैं, रामायण देखे हैं तो देखे होंगे, राम लक्ष्मण जब खोजते जा रहे होंगे तो कंगन उंगन मिलता था, तो क्या उससे पता चलेगा कि लगता है कि ऐसा ही गया है, यही ना पता लगेगा। वैसे ही तो पता लगाया जाता, उस समय था कौन, और उस समय को होइबो करेगा तो कौन अभी तक जिंदा है क्यों बताएगा। तो इससे क्या किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। लड़का अगर चले और पांव का निशान निकले तो ना पता लगता है इधर गया है, क्या गोड़ का निशान है। चाहे आदमी टायर और जाता है मोटरसाइकिल तो देखता है कि चक्का नहीं गया है, तो लगता है इधर गया होगा। तो वैसे ही कुछ पता लगाया जाता है, होता नहीं है, अनुमान लगा के बताया जाता है कि नहीं ऐसे ही निकला होगा। अगला आता है समझात अंग। अब सुनो समझात अंग क्या है, एक होता है समझात अंग और एक होता है संवृत अंग। समझात अंग और संवृत अंग, सुनो, जीवधारियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति के समान होते हैं लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है, उसे समझात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े की अंगुली टांग और मनुष्य के हाथ, कुत्ते के अगले पैर, चमगादड़ के डैने, व्हेल के फ्लिपर। मतलब क्या है, आदमी में और जानवर में, बंदर में, चाहे भैंस में, चाहे गाय में क्या फर्क हो गया है। अच्छा, भैंस को कभी कान उन खुजलाते देखा है, कान खुजलाता है वो लोग, पैर से खुजलाता है, कोई देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो भैंस होगा चाहे गाय होगा तो देखा होगा। ऐसे रोड पे चलते हुए थोड़ा ना वो लोग को हमेशा बैठ के कान खुजला रहा है। हाँ, कुत्ता को देखे ना कान खुजलाते हुए। तो वो लोग, कुत्ता में और आदमी में क्या फर्क है,
आप देखे होंगे छोटका छोटका लड़का जो ना पैर पर नहीं चलता वो बकई चलता है। अगर बकई जब चलेगा तो कुत्ता की तरह नहीं दिखेगा, वो कुत्ते की तरह दिखेगा। तो उन लोगों में हम लोगों में अंतर क्या है? उन लोगों का जो आगे वाला पैर है और हम लोगों में क्या बन गया है आकर के? हाथ। उत्पत्ति का स्थान तो वही है, गाला ये मुड़ी हो गया, मुड़ी के पास उन लोगों में निकलता है, गर्दनों के पास अगला पैर वाला रहता है। वो देखे होंगे कोनो कोनो सर्कस में ऊपर ऐसे चलता है कुत्ता दो पैर पे, चाहे बंदर जो है दो पैर पे चलता है, तो उन लोग का हाथ है ना हो गया। उन लोग को खाने के लिए कुछ दो, पीछे वाला पैर से नहीं खाता है, आगे वाला पैर से खाता है, यानी कि हाथ से लेके तो यूज कर ही रहा है। लेकिन अब देखो उत्पत्ति में अलग है, का उत्पत्ति में एक जैसा है, कार्य में क्या है? अलग अलग है। हम लोग हाथ से चलते नहीं है, वो लोग हाथ से क्या करता है? चलता है। तो इसी चीज को कहा जाता है समजात अंग। क्या कहा जाता है उसको? उत्पत्ति एक जगह से, बोलो उत्पत्ति एक जगह से, कार्य कार्य तो उसे कहा जाएगा समजात अंग। अब देखो कार्य एक के उत्पत्ति अलग अलग, तो उसको कहा जाता है समृत अंग। जैसे चिड़िया का पंख और कीट का पंख, दोनों में फर्क क्या होता है? उन दोनों का जो उत्पत्ति होता है कुछ अलग होता है। चमगादड़ का पंख, रसकस पौधे का क्लोडोलोड, गुलाब की पत्ती, ये सब उत्पत्ति में एक जैसा नहीं होता है। जैसे अब चिड़िया का पंख देखोगे और चमगादड़ का पंख देखोगे, कीट का पंख देखोगे, दोनों अलग अलग जगह पे है, लेकिन दोनों काम को करता है, उड़ने का काम को क्या करता है? उड़ने का। तो इसको कहा जाता है समृद्धि अंग। कौन सा अंग कहलाता है? समृद्धि। बस इतना याद रखो, उत्पत्ति में एक जगह, कार्य में समझात। उत्पत्ति में अलग अलग, कार्य में तो क्या कहलाएगा वो? अवशेषी अंग किसको कहा जाएगा? जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो अभाव, उपयोग नहीं है, अभाव में ऐसे ही बस बचा हुआ है शरीर में, उसी चीज को क्या कहा जाएगा? अवशेषी अंग। जैसे शरीर पर बाल, इसका कोई काम नहीं है, कौन काम है? दाढ़ी आता है, इसका कौन काम है? कुछ काम है इसका? ये अवशेषी अंग है, बचा हुआ है। केनाइन दांत, दांतवा के अंदर में दांत होता है, एक दांत होता है, उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद में कान की पेशियां, हाथ आना की जरूरत का था, कुल कानवा का हेजा तो मान लो कि कोनो कोनो का छेदवाता है तो उसका काम है, लेकिन हेनिया कोची काम है इस सब का? कहो चश्मा पहनने के लिए यूज होता है ना। कान की पेशियां ये सब भी अवशेषी है, इसका कोई काम है? ये काट दिया जाए ना यहां से सफा एकदम, तो मेन चीज ये है, सुनाई तभी देगा। पेट की पेशियां, स्तन का अवशेष, मनुष्य के रीढ़ के हड्डी का पुच्छ दंड, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। ये हड्डी के भी थोड़ा सा, ये यहाँ पे अगर कंकाल देखा जाएगा थोड़ा सा निकला हुआ होता है, तो ये सब अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, बस शरीर में ऐसे ही बचा हुआ है। और एक दिन ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होगा ही। बाल धीरे धीरे कम हो रहा है आदमी का, पहले बहुत ज्यादा आता था। अरे किसी किसी का देखा होगा बाल पूरा मुंह में बाल रहता है, पूरा मुंह में बाल रहता है, धीरे धीरे कम हो गया। और बहुतों का तो दाढ़ी मूछ नहीं आता है, बहुतों का नहीं आता है, बहुतों का आता है तो तनकी से जा जाएगा। तो इस तरह से ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। हाँ, कान की पेशियां ये सब अभी चलता रहेगा, अभी ये खत्म नहीं होने वाला है। वर्गिकी किसको कहा जाएगा? चलो, अवशेषी अंग किसको कहा जाएगा? समृत अंग किसको कहा जाएगा? कार्य में समान और उत्पत्ति में अलग अलग, तो उसको क्या कहा जाएगा? समृत अंग। समझात अंग किसको कहा जाएगा? कार्य में अलग अलग और